अब हम डिजाइन करेंगे नट की। तो इसमें भी हम डायमीटर ज्ञात करते हैं दो स्ट्रेसेस में। पहला स्ट्रेसेस हमारा पास होता है बियरिंग स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं जब नट पर लग रहा है हमारा बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस किस प्रकार से लगता है देखिए। तो बेसिकली बियरिंग स्ट्रेस लगता है जो नट की थ्रेड्स होती है उन पर। तो यहाँ पर देखिए जो ये नट की थ्रेड्स हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रू स्पिंडल के थ्रेड के साथ मैच हो रखी है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा नट है और जो इसकी थ्रेड्स हैं स्क्रू स्पिंडल के साथ यहाँ पर मैच हो रखी है। जब इस स्क्रू जैक पर कोई लोड लगता है और उसी स्थिति में हम इस हैंडल को घुमाते हैं तो यहाँ पर जो स्पिंडल के थ्रेड्स हैं वो नट की थ्रेड्स पर एक क्रस उत्पन्न करती है, वहाँ पर एक घिसाव उत्पन्न करती है। उस घिसाव के कारण नट के थ्रेड्स पर एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। और उस स्थिति में जो इन पर प्रेशर लगता है नट के थ्रेड्स पर उस प्रेशर को कहते हैं बियरिंग प्रेशर। वो प्रेशर किसके कारण लगता है? इस लोड डब्ल्यू के कारण वो प्रेशर लगता है। बियरिंग प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी पदार्थ या मेटल की सतह किसी दूसरे पदार्थ या मेटल की सतह पर दबाव डालती है तो उस दबाव को हम कहते हैं बियरिंग प्रेशर। तो उसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ? बियरिंग स्ट्रेस। तो इस नट को अलग से लेकर समझते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर ये हमारा स्पिंडल है और ये हमारा नट है। जब हम स्क्रू जैक के हैंडल को घुमाते हैं तो ये स्क्रू स्पिंडल की थ्रेड्स नट के थ्रेड्स पर यहाँ पर एक क्रस उत्पन्न करती है। उस क्रस के कारण यहाँ पर एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है पी पी अपॉन ए। सिग्मा भी यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस है, पी भी यहाँ पर बियरिंग प्रेशर है और ए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पर यदि हम पी बी को दाएं साइड में रखें और ए को बाएं साइड में भेज दें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है पी बी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए। अब ए का मान हम देखते हैं। जो रेजिस्टेंस एरिया होगा हमारे पास वो कौन सा होगा कि जब ये स्क्रू स्पिंडल के थ्रेड्स नट के थ्रेड्स पर क्रश करेगी तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा हमारा रेजिस्टेंस एरिया के हिस्से में आएगा। अब किसी एक थ्रेड के लिए यदि हम ऊपर से इसे देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ये जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसे किस प्रकार से निकालेंगे हम कि यदि हम इस एरिया को एक वृत्त मान लें तो वृत्त का एरिया क्या होता है? तो वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी π/4 डी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर इस एरिया का डायमीटर में पता नहीं है। डायमीटर हम कैसे निकालेंगे? इस आउटर डायमीटर में से यदि हम इनर डायमीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला डायमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? π/4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो हमें a इज इक्वल टू मिला π/4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आया है हमारे पास एक थ्रेड के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी थ्रेड्स हैं इसलिए हमें ज्ञात करना होगा n नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए। तो यदि हम n नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए रेजिस्टेंस एरिया निकालें तो इस एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे n का। तो हमारे पास एरिया कुछ इस प्रकार से होगा a इज इक्वल टू π/4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इंटू n। तो इस एरिया को हम फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है पी बी इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू π/4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इंटू एन। तो यहाँ से यदि हम डी ओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर को दाएं साइड में रखें और सिग्मा बी π/4 इंटू एन को बाएं साइड में भेजते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है डी ओ स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4pb अपॉन पाई सिग्मा बी इंटू एन। यहाँ से हम डी सी स्क्वायर को उधर भेजकर डी ओ का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि न्यूमेरिकल की बात करें तो डी सी का मान हम पिछले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पी बी का मान हमें दिया होता है, सिग्मा बी का मान भी हमें दिया होता है और एन का मान हम निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है एच अपॉन पी। एच है यहाँ पर नट की हाइट और पी है यहाँ पर थ्रेड की पिच। तो यहाँ से हम डी ओ का मान निकाल सकते हैं। अब हम नट का डिजाइन करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस की स्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेग्स हैं ये लेग्स इस नट को ऊपर की साइड में फोर्स लगाते हैं स्टेबल रखने के लिए और जो ये स्पिंडल है
ये स्पिंडल नीचे की साइड में फोर्स लगाता है क्योंकि इस पर डब्ल्यू लोड लग रहा है। इस स्थिति में क्या होता है कि इस पर दो लोड लगते हैं, एक नीचे की साइड में और दूसरा लोड ऊपर की साइड में एक ही एक्सिस पर। तो दो लोड कुछ इस प्रकार से एक ही एक्सिस पर विपरीत दिशा में इस पर लगता है। तो इस नट में एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इस नट में एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डब्ल्यू अपॉन ए। डब्ल्यू यहाँ पर जो लोड लग रहा है और ए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया। तो यदि हम यहाँ पर डब्ल्यू को दाएं साइड में रखें और ए को बाएं साइड में भेज दें तो हमें मिलता है W इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ए। सिग्मा टी क्या है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पर ए यानी कि रेजिस्टेंस एरिया को हम निकालते हैं। तो जब इस नट पर टेंसाइल स्ट्रेस लगता है तो ये बीच में से कुछ इस प्रकार से यहाँ से टूट जाता है। जब यहाँ से टूटता है तो एक वृत्ताकार आकार में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया उत्पन्न होता है। तो उस रेजिस्टेंस एरिया को हम इसे अलग से लेकर देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। यदि इस हिस्से को हम एक वृत्त माने तो वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर π/4 और डी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर π/4 और डायमीटर हम यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे। यदि हम इस आउटर डायमीटर में से इस इनर डायमीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डायमीटर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे π/4 d1 स्क्वायर माइनस डी.ओ स्क्वायर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आता है A इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वायर माइनस डी.ओ स्क्वायर। d1 यहाँ पर क्या है, d1 यहाँ पर क्या है नट का आउटर डायमीटर और डी.ओ यहाँ पर क्या है थ्रेड्स का आउटर डायमीटर। तो इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलता है W इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू π/4 d1 स्क्वायर माइनस डी.ओ स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम d1 स्क्वायर माइनस डी.ओ स्क्वायर को दाएं साइड में रखें और सिग्मा टी इंटू π/4 को बाएं साइड में रखें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है कैपिटल D1 स्क्वायर माइनस डी.ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 4W अपॉन पाई सिग्मा टी। यहाँ पर हम डी.ओ को उधर भेजकर D1 का मान निकाल सकते हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो हम डी.ओ का मान पिछले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। W और सिग्मा टी का मान हमें दिया होता है। अब हम डिजाइन करेंगे नट कॉलर का। तो हमारे पास जो नट कॉलर होता है उस पर भी दो फोर्सेस कार्य करते हैं, एक लेग सपोर्ट के कारण ऊपर की तरफ और दूसरा स्क्रू जैक पर लगने वाले लोड के कारण नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो दोनों फोर्स होते हैं उनकी एक्सिस एक दूसरे के समांतर होती है, डायरेक्शन विपरीत होती है और सबसे मेन बात उनके बीच में एक डिस्टेंस होती है। उस डिस्टेंस के कारण इस नट कॉलर पर जो स्ट्रेस लगता है उस स्ट्रेस को कहते हैं हम शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू हमारे पास है W अपॉन ए। W यहाँ पर स्क्रू जैक पर लगने वाला लोड और A यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पर यदि हम इस W को दाएं साइड में रखें और A को बाएं साइड में भेजें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है W इज इक्वल टू टाउ इंटू ए। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया को हम निकालते हैं तो ये है हमारे पास नट कॉलर। इस नट कॉलर को यदि हम यहाँ बीच में से काट दें और दोनों तरफ फैलाएं तो ये हमें कुछ इस प्रकार से एक आयत की तरह दिखेगा। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, इस सर्कल की जो परिधि है यहाँ से ऊपर से देखने पर एक सर्कल ही प्रतीत होगा, तो इस सर्कल की जो परिधि है उसके बराबर क्या होगी इस आयत की लेंथ। तो सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पाई डी। तो यहाँ पर कैपिटल D1 है तो पाई कैपिटल D1 हो जाएगी इस आयत की लेंथ। और जो चौड़ाई या थिकनेस है वो होगी हमारे पास T1। तो इस आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास पाई D1 इंटू T1। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पाई इंटू कैपिटल D1 इंटू स्मॉल T1। तो यहाँ पर फॉर्मूले में इस मान को रखते हैं तो हमें मिलता है W इज इक्वल टू टाउ इंटू पाई D1 इंटू स्मॉल T1। यहाँ से यदि हम स्मॉल T1 को दाएं साइड में रखें और टाउ पाई कैपिटल D1 को बाएं साइड में भेज दें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है T1 इज इक्वल टू W अपॉन टाउ पाई कैपिटल D1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है नट कॉलर की थिकनेस। तो हम जानते हैं डिजाइन में हम बेसिकली डायमीटर या स्ट्रेसेस याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया
थिकनेस ज्ञात की, क्योंकि डायमीटर की हमें आवश्यकता थी नहीं, तो हमें यहाँ पर आवश्यकता थी थिकनेस की, तो हमने यहाँ पर ज्ञात की थिकनेस। अब हम डिजाइन करेंगे नट थ्रेड्स का जब इस पर शियरिंग स्ट्रेस लग रहा हो। तो पहले हमने क्या किया था, नट का डिजाइन किया था जब इसकी थ्रेड्स पर बियरिंग स्ट्रेस लग रहा हो। उस स्थिति में क्या था कि इस पर डब्ल्यू लोड लग रहा था और हम इस हैंडल को भी घुमा रहे थे, रोटेट कर रहे थे। लेकिन अब की बार क्या होगा कि सिर्फ इस पर ये डब्ल्यू लोड लगेगा। अब की बार क्या होगा कि इस पर केवल ये डब्ल्यू लोड लगेगा, हम इस हैंडल को अभी घुमा नहीं रहे हैं। तो जब डब्ल्यू लोड लगता है तो ये स्पिंडल नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाता है, लेकिन जो नट है वो इसे स्टेबल रखने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में और समांतर एक्सिस पर, और मेन बात कि उनके बीच में एक दूरी भी होती है। जब दो फोर्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में समांतर एक्सिस पर लग रहे हों और उनके बीच में कुछ दूरी हो, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है हम उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, बियरिंग स्ट्रेस में जो एरिया प्रभावित हुआ था वो केवल थ्रेड्स का एरिया था, लेकिन यहाँ पर जो एरिया प्रभावित होगा वो इस स्क्रू स्पिंडल के साथ में इस थ्रेड्स का ये पूरा एरिया प्रभावित होगा। यानी स्क्रू स्पिंडल और थ्रेड्स इन दोनों का एरिया प्रभावित होगा, क्योंकि जो शियरिंग फोर्स लगता है वो इन दोनों को प्रभावित करेगा और स्क्रू स्पिंडल को भी विकृत कर देगा। तो शियरिंग स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू हमारे पास होगा W/A। अब यहाँ पर यदि हम इस W को दाएं साइड में रखें और A को बाएं साइड में भेज दें तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है W इज इक्वल टू टाउ इंटू A। W यहाँ पर है लोड जो कि स्क्रू जैक पर लग रहा है, टाउ यहाँ पर शियर स्ट्रेस है और A यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम इस रेजिस्टेंस एरिया को निकालते हैं। तो यहाँ पर जब शियरिंग स्ट्रेस लगता है तो ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर प्रभावित होता है और ये पूरा एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम किसी एक थ्रेड के रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये पूरा एरिया एक थ्रेड के लिए रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब यदि हम इसे ऊपर से देखें तो एक सर्कल के रूप में हमें प्रतीत होगा, और यदि उस सर्कल को हम बीच में से काटें तो हमें एक आयत प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से। और आयत के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लेंथ क्या होगी, जो इस सर्कल की परिधि होगी वही इसकी लेंथ होगी, और सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पाई डी। यहाँ पर डी ओ है तो यहाँ पर परिधि हो जाएगी पाई डी ओ, यानी आयत की लेंथ क्या हो जाएगी पाई डी ओ। और जो ऊंचाई है या थिकनेस है वो होगी यहाँ पर हमारी स्मॉल टी। तो आयत का एरिया क्या हुआ हमारे पास पाई डी ओ इंटू स्मॉल टी। तो एरिया क्या आया हमारे पास A इज इक्वल टू पाई डी ओ इंटू स्मॉल टी। लेकिन ये एरिया हमें मिला है इस एक थ्रेड के लिए, यहाँ पर तो बहुत सारी थ्रेड है। इन सभी थ्रेडों के लिए यदि हमें रेजिस्टेंस एरिया निकालना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे n से। तो n नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा A इज इक्वल टू पाई डी ओ इंटू टी इंटू एन। तो इसे फॉर्मूले में रखते हैं हम, तो हमें प्राप्त होगा W इज इक्वल टू टाउ इंटू पाई डी ओ टी इंटू एन। अब यदि यहाँ पर हम स्मॉल टी को दाएं साइड में रखें और टाउ पाई डी ओ इंटू एन को बाएं साइड में भेज दें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है स्मॉल टी इज इक्वल टू W/पाई डी ओ टी इंटू एन। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं स्मॉल टी का मान। स्मॉल टी क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक थ्रेड की थिकनेस। थ्रेड की थिकनेस क्या होती है हमारे पास कि ये एक थ्रेड है हमारे पास, इस थ्रेड के बीच में से जो ये वाला एरिया है, ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को ही कहते हैं हम एक थ्रेड की थिकनेस, जो कि यहाँ पर है हमारे पास स्मॉल टी। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है स्मॉल टी यानी थ्रेड की थिकनेस। अब इससे हम पिच भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है पिच अपॉन 2। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू होगा 2 इंटू टी। तो यहाँ से हम पिच भी ज्ञात कर सकते हैं।